हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 26 सितंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होमबाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? ए जाह्नवी कपूर, बी राजकुमार हिरानी, सी नीरज घायवान, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नीरज घायवान होगा। फिल्म निर्देशक नीरज घायवान की फिल्म होमबाउंड को ऑस्कर 2026 के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है। इस फिल्म में ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर और विशाल जेठवा जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। होमबाउंड ने अपनी रिलीज से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहना बटोरी है। इसका प्रीमियर कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, जहां इसे 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 TIFF में भी इसे इंटरनेशनल पीपल्स चॉइस अवार्ड में दूसरा रनर अप चुना गया और वहां भी इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। फिल्म की कहानी की बात करें तो होमबाउंड द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख पर आधारित है। यह फिल्म भारत में मौजूद जाति और धार्मिक असमानताओं जैसे संवेदनशील मुद्दों को छूती है। इसकी कहानी दो दोस्तों के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में लॉकडाउन के दौरान हुए प्रवासियों के पलायन को भी दिखाया गया है, जिसने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ा है। इस फिल्म का ऑस्कर के लिए चुना जाना भारतीय सिनेमा के लिए एक गौरव का क्षण है। उम्मीद है कि यह फिल्म दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करेगी। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में न्यायमूर्ति बी बजंतरी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ए राजस्थान उच्च न्यायालय, बी पटना उच्च न्यायालय, सी उत्तराखंड उच्च न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पटना उच्च न्यायालय होगा। न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बजंतरी ने आज पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उनकी नियुक्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी। न्यायमूर्ति बजंतरी ने 1990 में कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया था और विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2015 में उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत में पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ए रामचरण, बी अमिताभ बच्चन, सी अक्षय कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रामचरण होगा। दिल्ली में पहली बार आर्चरी प्रीमियर लीग APL का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण इलाकों से आने वाले तीरंदाजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देना है। लीग में कुल 48 तीरंदाज, जिनमें 36 भारतीय और 12 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल लेंगे। इन्हें 6 फ्रेंचाइजी टीमों में बांटा गया है। पृथ्वीराज योद्धाज, माइटी मराठा, काकतीय नाइट्स, राजपूताना रॉयल्स, चेरो आर्चर्स। इस लीग का उद्घाटन 2 अक्टूबर को होगा, जिसमें दिग्गज भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी, अतनु दास और अंकिता भगत जैसे बड़े नाम शामिल होंगे। इस ऐतिहासिक लीग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण को चुना गया है। ये लीग 2 से 12 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगी। भारतीय तीरंदाजी संघ को उम्मीद है कि इस लीग से भारत में तीरंदाजी की लोकप्रियता बढ़ेगी और देश के तीरंदाजों को भविष्य के बड़े टूर्नामेंट्स के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में ऑल इंडिया ने खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए रोसनेफ्ट, बी जियो, सी HCL, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी HCL होगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL ने भारत की खनिज सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारत में तांबे और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की संयुक्त रूप से खोज और विकास करना है। ये साझेदारी भारत सरकार के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य ऊर्जा, उद्योग और प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति को सुरक्षित करना है। ये सहयोग ऑयल की संसाधन खोज क्षमता और HCl की खनन व धातु उत्पादन विशेषज्ञता का उपयोग करेगा। इन खनिजों का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों, उच्च प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा प्रणालियों में होता है। इस पहल से भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी और औद्योगिक मजबूती बढ़ेगी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ए. राजस्थान, बी. तमिलनाडु, सी. केरल, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदों के लिए पहचान पत्र जारी करना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस पहल की शुरुआत 16 सितंबर 2025 को सलेम जिले के करुप्पुर में उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने की थी। इस पहचान पत्र से SHG सदस्यों को कई फायदे मिलेंगे, जिनमें 100 किलोमीटर तक की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, सहकारी दुकानों और औषधालयों में खरीदारी पर विशेष छूट और विभिन्न सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच शामिल है। ये कदम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की अन्य योजनाओं को भी मजबूत करेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी लाभ बिना किसी देरी के सीधे और पारदर्शी तरीके से महिला लाभार्थियों तक पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान SHG सदस्यों के लिए 3,500 करोड़ रुपए के ऋण भी वितरित किए गए। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में कौन वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में शीर्ष पर है? ए. ज्यूरिख, बी. कोपेनहेगन, सी. डेनमार्क, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कोपेनहेगन होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची जारी की गई है, जिसमें ज्यादातर यूरोपीय शहर शामिल हैं। डेनमार्क का कोपेनहेगन इस सूची में पहले स्थान पर है। इस सूची में शीर्ष 10 में से 7 शहर यूरोप के हैं। एशिया से सिंगापुर तीसरे, सियोल छठे और ताइपे 8वें ने जगह बनाई है। ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ के हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 पर आधारित है। इस लिस्ट में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या चीन का कोई भी शहर टॉप 10 में शामिल नहीं है। भारत का भी कोई शहर इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाया है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में ऑल इंडिया और RVUNL मिलकर किस राज्य में 1.2 गीगावाट हरित ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करेंगे? ए. राजस्थान, बी. पंजाब, सी. गुजरात, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान होगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL ने राजस्थान में 1.2 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता दोनों सरकारी कंपनियों के लिए एक रणनीतिक कदम है, जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इस संयुक्त उद्यम के तहत दोनों कंपनियां मिलकर 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना और 200 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी। इन परियोजनाओं का विकास RVUNL के मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क में किया जाएगा, जिससे बुनियादी ढांचे और संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग हो पाएगा। इस साझेदारी से ऑल इंडिया को ऊर्जा क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का विस्तार करने और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद मिलेगी। वहीं RVUNL को राजस्थान में बिजली उत्पादन परियोजनाओं को और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। इस संयुक्त उद्यम का प्राथमिक लक्ष्य डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और वाणिज्यिक ग्राहकों को स्वच्छ और टिकाऊ बिजली उपलब्ध कराना है। ये पहल भारत सरकार के बड़े नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसमें साल 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना शामिल है। ऑयल इंडिया ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड OGEL भी स्थापित की है, जो कंपनी की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति को आगे बढ़ा रही है। इस साझेदारी का उद्देश्य केवल ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि सौर और पवन ऊर्जा के हाइब्रिड मॉडल को अपनाकर ग्रिड की स्थिरता और ऊर्जा दक्षता को भी बढ़ाना है।
इस समझौते पर RVUNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक देवेंद्र श्रृंगी और ऑल इंडिया के कार्यकारी निदेशक व्यावसायिक विकास रंजन गोस्वामी ने हस्ताक्षर किए, जिसमें राजस्थान ऊर्जा विभाग के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद थे। ये पहल भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है और भविष्य में अन्य सरकारी कंपनियों के बीच इसी तरह के सहयोग का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में हर सिपाही को ड्रोन उपयोग सिखाने के लिए ईगल इन द आर्म पहल किसने शुरू की है? ए. इंडियन नेवी, बी. इंडियन आर्मी, सी. इंडियन एयरफोर्स, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इंडियन आर्मी होगा। भारतीय सेना ने अपनी युद्ध रणनीति को बदलने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसका नाम है ईगल इन द आर्म। इस पहल के तहत सेना सैनिकों को पारंपरिक हथियारों के साथ साथ ड्रोन चलाने में भी कुशल बना रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर सैनिक ड्रोन संचालन में पारंगत हो। इस नई रणनीति के तहत सेना ने ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को तेजी से अपनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए विभिन्न सैन्य अकादमियों में ड्रोन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन ड्रोनों का उपयोग सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि निगरानी, रसद सामग्री की आपूर्ति और घायलों तक चिकित्सा सहायता पहुंचाने जैसे कार्यों के लिए भी किया जाएगा। इसके साथ ही सैनिकों को दुश्मन के ड्रोनों का पता लगाने और उनसे निपटने के तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने घोषणा की है कि प्रत्येक इन्फेंट्री बटालियन में एक ड्रोन प्लाटून होगी और आर्टिलरी रेजिमेंट भी काउंटर ड्रोन सिस्टम से लैस होंगी। ये कदम भारतीय सेना को एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार सैन्य बल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।